नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में मुख्य सेवक स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। ऐसे में सीएम ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी। देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल भी मौजूद रहे। वहीं सीएम धामी ने कार्यक्रम में स्टार्टअप संचालकों से संवाद कर उन सभी लोगों से सुझाव लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना सरकारी आवास से केदारनाथ धाम के भंडारे के लिए वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आदि कैलाश के लिए चिकित्सकों के दल को भी रवाना किया गया। वहीं सीएम धामी का कहना है कि श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए भंडारे वाहन और चिकित्सकों के वाहन को रवाना किया गया है। चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं और लोग उत्साहित हैं। हर साल जो अलग अलग तरीके से सेवा के कार्य करते हैं, चाहे वो भंडारे के रूप में हो, चिकित्सा दल के रूप में हो, अन्य सहायता शिविर हों, यात्रा में सहयोग करने के लिए अनेक स्थानों पर लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और ये एक तरह से बहुत बड़ा मैं कहूँ कि पर्व भी कहिए इसको, और एक तरह से राज्य के लिए एक बहुत लोगों को इसका इंतज़ार रहता है कि चारधाम यात्रा आएगी तो जहाँ हमारे यात्रा में सहयोग करने वाले स्टेक होल्डर्स, हमारे व्यापारी बंधु, होटलियर्स, हमारे गाइड, टैक्सी वाले, दुकान वाले, व्यापारी, सभी लोगों को इंतज़ार रहता है और बड़ा उत्साह रहता है। अभी 2 दिन पहले मैंने ऋषिकेश में जाकर जो चारधाम यात्रा का हमारा जहाँ से शिविर है, उस शिविर में जहाँ रजिस्ट्रेशन होते हैं, अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, पहला पड़ाव होता है, वहाँ जाकर भी व्यवस्थाओं को देखा था। सभी व्यवस्थाएं तेज़ गति से आगे बढ़ रही हैं। हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा हर वर्षों की भांति भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से, यमुनोत्री गंगोत्री धामों की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं को चारधाम यात्रा में आने का रास्ता बंद हो गया है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा 21 लाख पार हो चुका है। इसमें विदेशों से 24,729 यात्रियों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें से पाकिस्तान से पंजीकरण कराने वालों की संख्या 77 है। लेकिन आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। वहीं केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले लोगों को वीजा न देने के साथ भारत में रह रहे पाकिस्तानी लोगों को 48 घंटे के अंदर वापस लौटने का सख्त फैसला लिया है। जो पाकिस्तान के नागरिक होंगे उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, वो चारधाम यात्रा नहीं कर पाएंगे। ये हमने निर्णय लिया है। उनका वीज़ा भी वैसे समाप्त हो रहा है, उन सबको पाकिस्तान लौट जाना चाहिए। ये 77 के करीब संख्या है जो हमारे पास आई है, पर निश्चित रूप में कोई भी पाकिस्तानी जो है वो यात्रा नहीं कर पाएगा। सिक्योरिटी हम और तेज करने जा रहे हैं। मैं डीजी पुलिस से और गढ़वाल कमिश्नर से हिदायत दे रहा हूँ कि काफ़ी और भी जो है सिक्योरिटी को तैनात करें। और इसके साथ साथ हम लोगों ने, आपको पता है कि इंश्योरेंस भी कराया है कि जो भी चारधाम के परिसर हैं, कोई हादसा होता है, कोई घटना घटती है, उसके लिए इंश्योरेंस। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर सरकार सभी तैयारियां पूरी होने का
दावा कर रही है। वहीं सुरक्षा को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यात्रा मार्गों पर ज्यादा संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। इसके लिए पुलिस महानिदेशक और गढ़वाल कमिश्नर को निर्देशित किया गया है। साथ ही इस दौरान अगर कोई हादसा होता है तो उसका भी इंश्योरेंस कराया गया है। इसमें चारधाम यात्रा के दौरान अगर कोई घटना घटती है तो उसके लिए कंपनी से 10 करोड़ का इंश्योरेंस कराया गया है। सिक्योरिटी हम और तेज करने जा रहे हैं। मैं डीजी पुलिस से और गढ़वाल कमिश्नर से हिदायत दे रहा हूं कि काफ़ी और भी जो है सिक्योरिटी को तैनात करें। और इसके साथ साथ हम लोगों ने, आपको पता है कि इंश्योरेंस भी कराया है कि जो भी चारधाम के परिसर हैं, कोई हादसा होता है, कोई घटना घटती है, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी जो है उसमें पैसा देगी। क्या क्या कुछ है सर इंश्योरेंस का, थोड़ा सा? इंश्योरेंस का 10 करोड़ तक है और वो 1.5 लाख तक वो देश और प्रदेश में भले ही बीजेपी की सरकार हो, मगर सोशल मीडिया और ऑफिशियल पेज के मामले में कांग्रेस बीजेपी से आगे है। आपको बता दें कि कांग्रेस 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और लाइक के साथ फिलहाल आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी अध्यक्ष विकास नेगी ने बताया कि बीजेपी जहां सोशल मीडिया पर लाखों रुपए खर्च करके अपनी ब्रांडिंग करती है, वहीं सीमित संसाधन में कांग्रेस भाजपा से आगे है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया साइट फेसबुक पेज पर कांग्रेस के अधिक फॉलोअर्स हैं। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार की तमाम नाकामियों को गिनाते हुए कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस मजबूती के साथ प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। अब जो हमारे प्रदेश में, चाहे मैं कानून व्यवस्था की बात कहूं, लाचार हो चुकी है। और पूरा सभी के सामने, चाहे मैं कहूं अभी कुछ समय पहले त्रिवेंद्र रावत जी ने भी पार्लियामेंट के अंदर जो खनन के ऊपर बात रखी कि प्रदेश में खनन के क्या हालात हैं, तो निश्चित तौर से आपस में हम देख रहे हैं कि प्रदेश में भाजपा आपस में लड़ने में व्यस्त है और फिर भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा शासनकाल चल रहा है। तो सिर्फ अभी पब्लिक इन बातों को समझ चुकी है। इन बातों को जनता अब समझना, सब कुछ दिख रहा है पब्लिक को कि अपना आने वाले समय में, और कांग्रेस पर विश्वास बढ़ रहा है। और कांग्रेस जो कर रही है वो सच्चाई के साथ, लोगों के साथ जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर खड़े होने का काम कर रही है। और निश्चित रूप से इसीलिए हम लोग सोशल मीडिया में भाजपा से कहीं आगे निकल चुके हैं। आतंकी हमले के बाद कश्मीरियों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हर एक कश्मीरी भारतीय है। जितना अधिकार किसी उत्तराखंड, केरल या पश्चिम बंगाल के नागरिक का है, उतना ही कश्मीरियों का भी है। उन्होंने कहा कि ये राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि देश के अलग अलग कोने में रह रहे कश्मीरियों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। कांग्रेस का साफ स्टैंड है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, एक एक कश्मीरी भारतीय है। जितना अधिकार उत्तराखंड के, जितना अधिकार तमिलनाडु के, जितना अधिकार हिमाचल प्रदेश के, जितना अधिकार पश्चिम बंगाल के किसी नागरिक का है, उतना ही अधिकार कश्मीर के रहने वाले व्यक्ति का भी है। किसी प्रकार से कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का भेदभाव कश्मीरियों के साथ नहीं होना चाहिए। और ये सरकारों की जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की। जितने कश्मीरी पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। चारधाम यात्रा समेत प्रदेश के अन्य कई मुद्दों को लेकर एचएनएन संवाददाता योगेश आर्य ने लैंसडाउन विधायक दिलीप सिंह रावत से खास बातचीत की।
जिसमें उन्होंने बताया कि चार धाम को लेकर सरकार हर साल गंभीर रहती है और इस बार भी यात्रा को लेकर सभी व्यवस्थाएं पूरी की जा चुकी है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विधायक ने कहा कि इस घटना से पूरे देश भर में काफी आक्रोश है। साथ बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत जी हमसे बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। सर यात्रा शुरू होने जा रही है, महज 3 वक्त पहुँचे हैं, सरकार की किस तरह की तैयारियाँ हैं? देखिए, सरकार तो हर साल ही गंभीर रहती है और मैं समझता हूँ इस बार माननीय मोदी जी के निर्देश पे और माननीय धामी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी यात्रा यहाँ पर होगी और उसके लिए 4 चौगन कर दिए गए हैं सारी व्यवस्था, और मैं समझता हूँ कि बहुत सुखद यात्रा होगी। यात्रा को लेकर के जिस तरह से तैयारियाँ की जा रही हैं, लेकिन अभी हाल ही में हमने देखा कि पहलगाम में जिससे घटना हुई उसके बाद कितनी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और जो घटना हुई उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो पहलगाम में जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है और उसका थोड़ा सा असर तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि इस समय हमारे जितने भी सनातनी लोग हैं वो थोड़ा सा दुखी हैं और मैं समझता हूँ लेकिन धीरे धीरे पुनः लोग अपने यात्रा के रूट पे आ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि कुछ दिन बाद ये सामान्य हो जाएगा। वनाग्नि की लेकर घटना को लेकर आपने पिछली बार जो है मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, क्या इस बार भी कुछ चुनौतियाँ ऐसी हैं या कुछ सुझाव ऐसे हैं जो आपको लगता है कि सरकार को देने आवश्यक हैं? देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा है कि देखिए, आप जो पंजीकरण की या यात्रियों को रोकने की व्यवस्था ऋषिकेश या श्रीनगर या अन्य जगह में हरिद्वार में कर रहे हैं, उससे अपेक्षा आप जो हैं गौरीकुंड में या जोशीमठ में करें, तो उससे ये होगा कि जो हमारे यात्री लोग हैं वो ज़्यादातर वहाँ जब तक आएंगे तो जब तक वो वेट करेंगे तब तक वो होटलों में रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि सरकार ने एक होम स्टे की जो योजना लाई है वो इतनी बड़ी योजना है कि उसमें आज की तारीख में हमारे दोनों धाम में कम से कम 4 या 5 लाख लोगों को रहने की अपनी क्षमता इस समय बढ़ गई है। तो मैं समझता हूँ कि जिन्होंने होम स्टे बनाए हैं उनके लिए भी रोज़गार बढ़ जाएगा और इसलिए सरकार को जो चाहिए इसमें बड़ी गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए कि जोशीमठ में और गौरीकुंड में जो है ही पंजीकरण की और वहाँ से ही जाने की व्यवस्था की चाहिए। सरकार ने फैसला लिया है कि जो पाकिस्तानियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था यहाँ पर यात्रा पाने के लिए उस पर रोक लगा दी गई है, उस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, अब सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक है और क्योंकि इस समय हमारे और पाकिस्तान के बीच में बहुत कटुता है और क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा जिस तरह से एक कुकृत्य किया गया है उसको देखते हुए निश्चित रूप से सरकार का बिल्कुल एक उचित कदम है और मैं समझता हूँ कि इससे हमारे जो लोग हैं वो भी ज़्यादा बिल्कुल सुरक्षित महसूस करेंगे। मानसरोवर की यात्रा भी शुरू होने जा रही है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मानसरोवर की यात्रा पुनः जो शुरू हुई है वो निश्चित रूप से हमारी सरकार का ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूँ कि मानसरोवर भी इसी तरह से जैसे हम चारों धामों में आज यात्री आ रहा है उसी तरह से भारी संख्या में जो है हमारे यात्री लोग जो हैं वहाँ कैलाश मानसरोवर जा सकें। जो अवैध पाकिस्तानी रह रहे हैं उत्तराखंड में उनको लेकर के कहा, मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो है उनको बाहर निकालना चाहिए, इंटेलिजेंस को एक्टिवेट किया गया। आप कैसे देखते हैं कि लगातार लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और ऐसे में प्रदेश में अवैध रहने वालों को बाहर निकालने की बात हो रही है? देखिए, मेरा ये कहना है कि बहुत सारे लोग चाहे बांग्लादेशी हैं चाहे आपका पाकिस्तान के लोग हैं वो छुप छुपाए जो है यहाँ पर अपना आशियाना बना रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको चिन्हित करने के लिए पूरी सरकार को, केंद्र सरकार को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत गंभीरता के साथ काम करना चाहिए और मैं सबसे पहले जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जहाँ ज़मीनों की भूमियों की रजिस्ट्रेशन होते हैं वहाँ की ज़्यादा मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जब भी कोई ऐसा संदिग्ध आए तो तुरंत वहाँ से उनकी जाँच कर देनी चाहिए। धन्यवाद आप समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ महंत दिलीप सिंह रावत जी जो लखनऊ से विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मॉनिटरिंग है वो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन ऑफिस से होनी चाहिए ताकि ऐसे संदिग्धों की पहचान की जा सके। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, HN 24/7 देहरादून। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में आक्रोश है। ऐसे हुए हमले के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं दिनेशपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के झंडे को सड़क पर चस्पा कर उसको पैरों तले रौंदा और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। इस दौरान पाकिस्तानी झंडे के ऊपर से वाहन भी गुजर रहे थे। वहीं बजरंग दल के नगर अध्यक्ष पंकज चक्रवर्ती ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर देश में आक्रोश है और भारत सरकार के प्रति हमारा पूरा समर्थन है। साथ ही जल्द से जल्द पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को, बेकसूर लोगों को नाम पूछ करके, जाति धर्म पूछ करके जो 28 लोगों की हत्या की है,
इसका पूरे देश में एक विरोध है, पूरे देश में एक लोगों के मन में एक उबाल है। और किसी जिसने भी रखा है ये इसको पाकिस्तान के झंडे को रौंदने के लिए उन्होंने मिट्टी के ऊपर रखा है और इस पे लोग अपना पैर रख के जा रहे हैं, जबकि झंडा किसी भी जैसे अपने राष्ट्र का झंडा है तो हम लोग उसका सम्मान करते हैं। तो उनके मन में कुंठा है, पीड़ा है, इसीलिए जिसने भी रखा है उसने यही सोच के रखा है कि इसके ऊपर लोगों के पैर जाएंगे, इसको रौंद के जो है सारे लोग जाएंगे। और ये पाकिस्तान की कायराना हरकत जो उसने करी है, निश्चित रूप से हर आदमी इसके लिए परेशान है और जो है हर आदमी बहुत गुस्से में है। और मैं तो यही चाहूँगा कि जिन लोगों ने यह कायरतापूर्ण कार्य किया है उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अभी बीते कुछ दिन पूर्व पहलगांव में 26 से ज़्यादा हमारे हिंदू भाइयों बहनों को मारा गया वहाँ पे आतंकवादियों के द्वारा। और कहीं ना कहीं जो आतंकवाद का कड़ी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और हम इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं और देश भर में हर जगह जगह पे इस चीज़ का विरोध हो रहा है, ठीक है। और आज विरोध प्रदर्शन करते हुए हमने ये आतंकवाद जो पाकिस्तान का झंडा हमने यहाँ लगाए हैं, अब देख रहे हैं, और इसके ऊपर थूका जा रहा है, जूते चप्पलों से मारा जा रहा है, हर प्रकार का हम स्वागती झंडे का और इस देश का कर रहे हैं। और हमारी सरकार से यही अपील है, यही उनसे हमारा यही अपील है कि हमारा सरकार के प्रति हमारा पूरा समर्थन है और जो हमारा विरोध जिस हिंदू संगठन की तरफ से जो हमारा विरोध किया जा रहा है, इस विरोध का पूर्ण रूप से हमें समर्थन। नैनीताल के चारखेत में 3 दिवसीय नैनीताल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड के जाने माने साहित्यकार पुष्पेश पंथ, प्रसिद्ध भारतीय लेखिका और स्क्रिप्ट राइटर शोभा डे मौजूद रहे, जिन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि साहित्यकार साहित्य की खोज करता है, जिस वजह से इस तरह के महोत्सव हो पाते हैं। वहीं पुष्पेश पंथ ने कहा कि इस तरह के महोत्सव मानो एक कुंभ का मेला है, जहां साहित्य प्रेमी आसानी से मिल जाते हैं। इस दौरान पुष्पेश पंथ ने कहा कि इस तरह के आयोजन से आने वाले समय में युवाओं को फायदा होगा और युवाओं को ऐसे मंच मिलेंगे जिसे वो अपनी रचनाओं और साहित्य को देश और दुनिया के सामने ला सकते हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध भारतीय लेखिका और स्क्रिप्ट राइटर शोभा डे ने कहा कि युवाओं में धीरे धीरे किताबें पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। उसके लिए इस तरह के फेस्टिवल में बच्चों के लिए भी एक सेशन रखना जरूरी है। ये जो हुआ है बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, वो पूरा दुनिया मान रहा है कि जो टेररिस्ट अटैक हुआ वो सिर्फ एक जगह का नहीं है, पूरे हमारे सब पूरे देश को दुख हो रहा है, दुनिया को दुख हो रहा है। इनोसेंट पीपल वर किल्ड। अगर आपको आपकी हिम्मत दिखानी है तो फौजी बन के फौजियों के साथ लड़ो, ऐसे किसी दूसरे के देश में जाके इट्स अ कावर्डली थिंग टू डू। जो असली मर्द होते हैं दे डोंट हार्म डिफेंसलेस इनोसेंट पीपल। ये इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम जो हुआ है और इसका रेजोल्यूशन क्या होगा अब सब लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं क्या होने वाला है। ये सिक्योरिटी लैप्स था, ये आईबी ने भी अभी मान लिया है, तो इसके बाद क्या होगा ये सिर्फ लैप्स करके वहीं छोड़ेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और सोल्यूशन देखेंगे इसके आगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज दैट। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोहाघाट को पहचान देने वाली लोहावती नदी पूरी तरह प्रदूषित होकर गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है, जिसको बचाने और स्वच्छ करने के लिए लोहाघाट व्यापार संघ आगे आया है। व्यापार संघ अध्यक्ष मनीष जुकरिया के नेतृत्व में व्यापारियों ने लोहावती नदी में स्वच्छता अभियान चलाते हुए कूड़े का निस्तारण किया है। व्यापार संघ अध्यक्ष मनीष ने कहा कि हर रविवार को व्यापार लोहावती नदी में स्वच्छता अभियान चलाएगी। प्रणाम। हर हर महादेव। कभी ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा या स्मरित पुंडरीकाक्षाय शब्दाभ्यंतर सूची। इस मंत्र के उच्चारण से इस लोहावती नदी के जल से छिड़काव करके हमारे दादाजी सभी वस्तुओं को शुद्ध कर दिया करते थे और आज हमारे लोहाघाट नगर की वही जीवनदायिनी लोहावती स्वयं वेंटिलेटर पर है। हमारे नगर में ये जल प्रदूषण कई बीमारियों का कारण बन चुका है और एक नगरवासी होने के नाते हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम सभी स्वयं जागरूक होकर दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करें, उन्हें भी जागरूक करें। पौड़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी
हाथ लगी है। बीते 19 अप्रैल को जिला अस्पताल के समीप तिराहे पर 2 दुकानों का ताला तोड़ हजारों की नकदी पर हाथ साफ करने वाले 3 चोरों को पुलिस ने पकड़ लिया है। इस घटना की सूचना मिलने पर 20 अप्रैल को पुलिस की निगरानी में दुकान खोली गई थी। आपको बता दें कि चोरी की घटना को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह की ओर से अज्ञात चोरों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित करने के निर्देश दिए गए थे और पारिवारिक कोतवाली पौड़ी कमलेश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। वहीं पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए करीब 250 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले व्यक्तियों के संबंध में जानकारी जुटाई गई। साथ ही अभियुक्तों को न्यायालय में समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। में 3 दिवस पूर्व 2 दुकानों में चोरी की घटना को कुछ अभियुक्तों द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसमें मुकदमा पंजीकृत करते हुए हमारी टीम्स के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस चोरी में हमने 3 अभियुक्तों की पहचान की है और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये पाया गया है कि एक अभियुक्त पौड़ी का ही निवासी है और अन्य 2 बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये तीनों मिलकर पहाड़ी क्षेत्रों में चोरियां करते हैं और उसके उपरांत सामान को दिल्ली ले जाकर बेच देते हैं। इन तीनों अभियुक्तों से कुछ नकदी बरामद की गई है और चोरी की हुई मोटर बाइक को भी बरामद किया गया है। आज तीनों को इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।